नमस्कार जी, स्वागत सत्कार अभिनंदन राम राम जय श्री कृष्ण राधे राधे। कैसे हैं आप सभी का स्वागत है काव्य क्लासेस कोटा के हमारे मंच पर, जहां पर हम चर्चा कर रहे थे राजस्थान इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी की। मेरे प्यारे साथियों, आप सभी ने बहुत प्रेम दिया है इस क्लास को, इसके लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। आज हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं राजस्थान के इतिहास में अगली महत्वपूर्ण क्लास, राजस्थान के अभिलेख को लेकर के। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों के साथ शेयर कर दीजिएगा। आइए शुरुआत करते हैं। मेरे प्यारे साथियों, राजस्थान अभिलेख की आज हमारी अगली क्लास है। बरली का शिलालेख, जो कि अशोक काल के पहले का माना जाता है, स्थित है अजमेर में, जयपुर में, टोंक में, भीलवाड़ा में। अनुत्तरित प्रश्न है, बरली का शिलालेख जो मूल रूप से अशोक के काल का माना जाता है, यह कहाँ पर है? याद रखिएगा, बरली का शिलालेख के बारे में कहा जाता है जी कि यह राजस्थान का क्या है, तो कहा जाता है कि यह राजस्थान का प्राचीनतम शिलालेख है, यानी कि इससे ज्यादा प्राचीन कुछ नहीं है। क्या ये बात क्लियर हो गई? राजस्थान का क्या है? प्राचीनतम शिलालेख है। कौन सा शिलालेख है? बरली का शिलालेख। यह हमें अजमेर से प्राप्त हुआ है। कहाँ से प्राप्त हुआ है? अजमेर से प्राप्त हुआ है। और यह मूल रूप से किस लिपि में लिखा गया है? याद रखिएगा, ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। किस लिपि में लिखा गया है? तो याद रखिएगा जी, यह आपके ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। कहाँ से प्राप्त हुआ है? अजमेर से यह प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न देखिए, बर्ली स्टोन एपिग्राफ शिलालेख चिन्हित किया गया है। बर्ली स्टोन एपिग्राफ यानी कि बर्ली का जो शिलालेख है वह प्राप्त किया गया है संस्कृत पांडुलिपि में, ब्राह्मी पांडुलिपि, प्राकृत पांडुलिपि, खराष्ठी पांडुलिपि। अनुत्तरित प्रश्न है, बताइए सर। 443 ईसा पूर्व का है, अजमेर से है, डॉक्टर हीराचंद ओझा ने यह खोजा था। यह बात याद रखना। कहाँ से मिला है मेरे दोस्त? अजमेर से है। 443 ईसा पूर्व का है और डॉक्टर हीराचंद ओझा ने इसे खोजा था। किसने खोजा था इसे? याद रखिएगा, डॉक्टर हीराचंद ओझा के द्वारा इसे खोजा गया है। ठीक है, याद रखिएगा यह किस लिपि में है? यह आपकी ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। अभी थोड़ी देर पहले भी हमने इस बारे में चर्चा की थी कि ब्राह्मी लिपि का है बर्ली स्टोन एपिग्राफी। ठीक है, मूल रूप से राजस्थान के इतिहास का सबसे प्राचीन शिलालेख माना जाता है। अगला प्रश्न देखिए, गोसुंडी अभिलेख भाषा में लिखे गए हैं, राजस्थानी में, संस्कृत, पाली, प्राकृत और अनुत्तरित प्रश्न है। एक बहुत ही बेहतरीन सवाल है कि घोसुंडी जो शिलालेख है मूल रूप से हमें चित्तौड़ से प्राप्त हुआ है। घोसुंडी गांव में घोसुंडी अभिलेख है, संस्कृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में है, 2री शताब्दी ईसा पूर्व का है। ठीक है, संस्कृत भाषा वह मेरे दोस्त कहीं ना कहीं यह ब्राह्मी लिपि में है। यह आपके 2री शताब्दी ईसा पूर्व का है। क्लियर हो गई? और किस भाषा में लिखा गया है? संस्कृत में लिखा गया है। कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो मेरे प्यारे साथियों याद रखिएगा, यह प्राप्त हुआ है हमें चित्तौड़ से। ठीक है, चित्तौड़ में घोसुंडी गांव है, वहां से हमें यह शिलालेख मिलता है। और मेरे दोस्त इसी में क्या जानकारी मिलती है? दो महत्वपूर्ण जानकारियां घोसुंडी में मिलती है। पहली भागवत धर्म की जानकारी मिलती है और दूसरा अश्वमेध यज्ञ की जानकारी मिलती है। किसकी जानकारी मिलती है? तो भैया याद रखिएगा जी, भागवत धर्म की जानकारी मिलती है और दूसरी जानकारी मिलती है अश्वमेध यज्ञ की। किसकी जानकारी मिलती है? अश्वमेध यज्ञ जो है यह सर्वतात के द्वारा किया गया था। सर्वतात द्वारा किया गया। तो मेरे प्यारे साथियों याद रखिएगा, घोसुंडी शिलालेख है, संस्कृत भाषा ब्राह्मी लिपि में है, 2री शताब्दी ईसा पूर्व का है, चित्तौड़ से प्राप्त हुआ है। भागवत धर्म और अश्वमेध यज्ञ की जानकारी मिलती है। यह अश्वमेध यज्ञ जो है वह सर्वतात के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न, एक ऐसा अभिलेख जो प्राचीन राजस्थान में भागवत संप्रदाय के प्रभाव की पुष्टि करता है। घटियाला अभिलेख, हेलियोडोरस का बेसनगर अभिलेख, बुचकला, घोसुंडी और अनुत्तरित प्रश्न है। बताओ, एक ऐसा अभिलेख है जो मूल रूप से हमारे राजस्थान में भागवत संप्रदाय के बारे में जानकारी देता है। सर वर्तमान में यह अभिलेख याद रखना मूल रूप से कई सारे टुकड़ों में टूट चुका है। हम बात कर रहे हैं हमारे घोसुंडी शिलालेख की। ठीक है, कई सारे टुकड़ों में टूट चुका है और इसका जो सबसे बड़ा पीस है वह आपके उदयपुर के म्यूजियम में रखा गया है। कहाँ पर रखा गया है? उदयपुर के संग्रहालय में है।
बड़वा गांव कोटा से कितने मोखरी यूप अभिलेख जो है वह मिले हैं? 5 मिले हैं, 3 मिले हैं, 4 मिले हैं, 7 मिले हैं, अनुत्तरित प्रश्न है। सर बहुत गजब का प्रश्न है कि बड़वा गांव कोटा जो है यहाँ से मूल रूप से हमें कितने सारे यूप अभिलेख प्राप्त हुए हैं? बहुत बढ़िया प्रश्न है, कृपया जवाब दीजिएगा। मोखरी वंश के शासकों की जानकारी हमें इसमें मिलती है, ठीक है ना। कौन से राजवंश की जानकारी मिलती है? तो याद रखिएगा जी, मोखरी वंश के राजाओं का उल्लेख मिलता है। मोखरी वंश के राजाओं का उल्लेख मिलता है। और यहां से कितने स्तंभ लेख मिले हैं? सर याद रखना जी, कुल मिलाकर के 4 प्राप्त हुए हैं। कितने प्राप्त हुए हैं? 4। बड़वा के अतिरिक्त नानसा, बरनाला और बीचपुरी में भी यूप अभिलेख मिले हैं। तो देखो, यूप अभिलेख की जब भी चर्चा की जाती है ना मेरे प्यारे साथियों, तो कुछ जगहों के नाम आते हैं, नानसा आती है, बरनाला आता है, बीचपुरी आता है और बड़वा आता है, ठीक है। जैसे बड़वा हो गया, नांदसा हो गया, बीचपुरी हो गया। बीचपुरी और नानसा भी और बड़वा भी महत्वपूर्ण हैं, और एक महत्वपूर्ण जगह जो आती है उसे हम कहते हैं बरनाला यूप स्तंभ अभिलेख। कभी एक काम करूंगा, मैं आप सभी प्यारे साथियों के लिए राजस्थान के अभिलेख की क्लास ले आऊंगा। हाँ, ये विचार ठीक है ना, कि राजस्थान में जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं वह कौन कौन से हैं, और उन अभिलेखों की एक बहुत जबरदस्त और जिंदाबाद क्लास आप सभी प्यारे साथियों के लिए ले आऊंगा। किस अभिलेख में क्या जानकारी मिलती है और वह हमारे लिए क्यों उपयोगी है, ठीक है। चलिए, बिजोलिया अभिलेख किस वंश के इतिहास की जानकारी का एक महत्वपूर्ण साधन है? हम बात कर रहे हैं जी बिजोलिया अभिलेख की, ठीक है। बिजोलिया अभिलेख जो है यह मूल रूप से किस वंश की जानकारी देता है? राठौड़ों की, सिसोदिया की, चौहानों की, प्रतिहारों की, और अनुत्तरित प्रश्न है। देखो, बिजोलिया शिलालेख मूल रूप से भीलवाड़ा के बिजोलिया के जैन पार्श्वनाथ मंदिर में लगा हुआ है। 1170 ईस्वी का है, और 1170 ईस्वी में चौहान शासक हुआ करता था जी सोमेश्वर। क्या ये बात क्लियर हो गई? तो बिजोलिया शिलालेख जो है यह मूल रूप से भीलवाड़ा, याद रखिएगा, भीलवाड़ा। भीलवाड़ा की बात अगर मैं परिचर्चा करता हूं तो भीलवाड़ा में बिजोलिया एक जगह है, ठीक है। बिजोलिया में लगा हुआ में है जैन पार्श्वनाथ मंदिर। यहां का है, 1170 ईस्वी का है, और यह चौहान शासक सोमेश्वर के समय का है। क्लियर हो गई? तो मेरे दोस्त, इसमें हमें जो है वह चौहानों के विषय में जानकारी मिलती है। किसके विषय में जानकारी मिलती है? सर याद रखिएगा, चौहानों के विषय में जानकारी मिलती है। इसमें उल्लेखित है कि भूमि अनुदानों को तात्कालिक भाषा में डोहड़ी कहा जाता था। याद रखिएगा, बिजोलिया शिलालेख जो है यह मेरे प्यारे साथियों भूमि अनुदान की बात करता है, और भूमि अनुदान के लिए जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है वह होता है डोहड़ी। क्या ये बात क्लियर हो गई? आज आप देखिएगा, आपके गांव में या आपके आसपास के क्षेत्र में कोई ऐसी जगह होगी जिसके लिए डोहड़ी शब्द का प्रयोग किया जाता होगा। आखिरकार ये डोहड़ी होती क्या है? तो याद रखिएगा, यह डोहड़ी कोई और चीज नहीं है। यह डोहड़ी मूल रूप से प्राचीन राजस्थान में या मध्यकालीन राजस्थान में जो राजाओं के द्वारा किसी मंदिर को, किसी ब्राह्मण को भूमि अनुदान दिया जाता था, उसके लिए डोहड़ी शब्द का प्रयोग किया जाता था। और इस डोहड़ी शब्द की जानकारी जो है वह हमें कहां से प्राप्त होती है? बिजोलिया शिलालेख से प्राप्त होती है, जो 1170 ईस्वी का है। क्लियर हो गई बात? चलो जी, आगे बढ़ें। चलिए साहब, अगला महत्वपूर्ण प्रश्न यह रहा, निम्नलिखित में से किस राजपूत राजवंश पर बिजोलिया अभिलेख प्रकाश डालता है? रिपीटेड प्रश्न है, चौहानों पर डालता है सर, ठीक है ना। ये मैंने लिखा है, नहीं लिखा है? सोमेश्वर के समय का लिखा दिया था। निम्नलिखित में से कौन सा शिलालेख प्रतिहारों को प्रतिहास बताता है? हमारे राजस्थान में एक ऐसा शिलालेख भी है जो गुर्जर प्रतिहार राजवंश हुए हैं, उनकी 26 शाखाएं हुए हैं। सबसे प्राचीन मंडोर थी, वहीं से उनका उत्थान हुआ, इसीलिए मंडोर को गुर्जर प्रतिहारों का प्रारंभिक स्थान भी कहते हैं। यह कहता है कि प्रतिहार जो है ना, वह प्रतिहार मूल रूप से प्रतिहार नहीं होकर के प्रतिहास थे। भाई साहब, यह कौन सा शिलालेख है बताओ? सर याद रखना, मंडोर शिलालेख है जो मूल रूप से प्रतिहारों को प्रतिहास बताता है।
यहां से हमें मूल रूप से अगर मैं चर्चा करता हूं तो दो शिलालेख प्राप्त हुए हैं। कितने शिलालेख प्राप्त हुए हैं? याद रखिएगा जी, दो शिलालेख प्राप्त हुए हैं। पहला जो शिलालेख है वह 685 ईस्वी का है और दूसरा शिलालेख 837 ईस्वी का है। 685 ईस्वी का है और एक 837 ईस्वी का है। यह मूल रूप से मंडोर की एल आकृति की बावड़ी पर लगा हुआ है। एल आकृति की एक बावड़ी है मंडोर में, काफी लोकप्रिय है, आप कभी मौका मिले तो वहां पर जरूर जाइएगा। एल आकृति की जो बावड़ी है उस पर लगा हुआ है, संस्कृत भाषा में है, ये बात याद रखिएगा। ठीक है, तो यह महत्वपूर्ण है मंडोर शिलालेख। और इसी मंडोर शिलालेख में क्या कहा गया है तो याद रखना, प्रतिहारों के लिए परिहास या प्रतिहास शब्द का प्रयोग किया गया है। मूल रूप से जो प्रतिहार होते हैं ना, इसका शाब्दिक अर्थ होता है जी द्वारपाल। अब आप यहां पर पूछोगे कि सर द्वारपाल का मतलब क्या होता है, आपके मन में यह विचार आना चाहिए। तो मेरे प्यारे साथियों, द्वारपाल का शाब्दिक अर्थ होता है रक्षक। डॉक्टर आरसी मजूमदार एक बहुत प्रसिद्ध इतिहासकार हुए हैं। इनका पूरा नाम होता है रमेश चंद्र मजूमदार। ठीक है, आरसी मजूमदार। रमेश चंद्र मजूमदार साहब क्या कहते हैं? रमेश चंद्र मजूमदार साहब कहते हैं कि इन गुजर प्रतिहारों ने 6ठी से लेकर के 12वीं शताब्दी तक अरब आक्रमणकारियों के लिए बाधक का काम किया था। क्या ये बात क्लियर हो गई? किसका काम किया था? बाधक का काम किया था। क्लियर हो गई? चलो, एक शिलालेख है अपराजित का शिलालेख। अपराजित का शिलालेख मूल रूप से 661 ईस्वी का है। और यहाँ पर जो नाम आया ना अपराजित, यह कौन था तो मेरे दोस्त याद रखिएगा, यह आपके गुहिल राजा था। यह कौन था जी? यह आपके गुहिल शासक हुआ करता था। निम्नलिखित में से कौन है? सोमदेव है, नारायण है, दामोदर है, गजोधर है। अपराजित का जो शिलालेख 661 ईस्वी में है, इसमें मूल रूप से गुहिल वंश की जानकारी हमें मिलती है, या हमेशा कह सकते हैं कि अपराजित की विजयों का उल्लेख है। अपराजित की विजयों का उल्लेख आया है और इसकी रचना करने वाला व्यक्ति कौन है? याद रखिएगा, दामोदर। ठीक है, अगर कभी प्रश्न पूछ लिया जाए कि निम्नलिखित में से अपराजित कौन था, तो यह बात याद रखिएगा, यह गुहिल शिलालेख था। यह शिलालेख हमें कुंडेश्वर नाम का एक स्थान है उदयपुर के नागदा में, वहां से प्राप्त हुआ है। तो यह शिलालेख कहां से प्राप्त हुआ है? कुंडेश्वर कहां पड़ता है? नागदा। और नागदा कहां पर है? उदयपुर में है। ये यूडीआर का मतलब होता है जी आपके उदयपुर। क्लियर? चलो जी, अगला प्रश्न देखो। निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख चित्तौड़ के प्रारंभिक इतिहास पर प्रकाश डालता है? सर यहाँ पर कुछ अभिलेख है। ठीक है, यहाँ पर एक सवाल पूछा गया है कि इनमें से कौन सा ऐसा अभिलेख है जो चित्तौड़ के प्रारंभिक इतिहास पर प्रकाश डालता है? अचलेश्वर शिलालेख, सामोली अभिलेख, मानमोरी का शिलालेख, बिजोली अभिलेख। अनुत्तरित प्रश्न है, बताओ साहब। बहुत बढ़िया प्रश्न है, एक शानदार प्रश्न आप सभी प्यारे साथियों के लिए कि ऐसा कौन सा शिलालेख है जो मूल रूप से चित्तौड़ के प्रारंभिक इतिहास पर चर्चा करता है। याद रखिएगा, यह मानमोरी का शिलालेख है। ठीक है सर, मानमोरी का शिलालेख हमें चित्तौड़ से प्राप्त हुआ है। क्या ये बात क्लियर हो गई? यह वही शिलालेख है जिसको कर्नल जेम्स टोड अपने साथ लंदन ले जा रहा था, पर दुर्भाग्य की बात थी कि उसके जहाज का वजन ज्यादा हो गया और वह व्यक्ति यानी कि कर्नल जेम्स टोड, जिसे हम राजस्थान के इतिहास का तथाकथित पिता कहते हैं, वह इस मानमोरी के शिलालेख को समुद्र में फेंक देता है। क्या ये बात क्लियर हो गई? इसी शिलालेख में अमृत मंथन की कथा भी हमें मिलती है। मानमोरी शिलालेख याद रखना चित्तौड़ का प्राचीनतम शिलालेख माना जाता है। टोड ने इसे समुद्र में फेंक दिया था। किसकी कथा मिलती है? तो मेरे दोस्त याद रखना, अमृत मंथन की कथा इसमें मिलती है।
क्या कथा मिलती है? तो भैया याद रखना, अमृत मंथन की। अगला, मानमोरी शिलालेख राजस्थान के किस क्षेत्र से संबंधित है? मंडोर से, माउंट आबू से, चित्तौड़ से, पाली से? अनुत्तरित प्रश्न है। यह बहुत जबरदस्त प्रश्न है कि मानमोरी शिलालेख जो है वह किस क्षेत्र से संबंधित है। सर याद रखना, मानमोरी शिलालेख चित्तौड़ से संबंधित है, थोड़ी देर पहले बताया था, 713 ईस्वी का है। आप याद करिए, जो बेसिकली मानमोरी है इसके बारे में 2-3-5 बातें और समझिएगा। हमारे मेवाड़ के इतिहास में बहुत बड़े महान राजा हुए कालभोज, इनकी उपाधि थी बप्पा रावल। इनके द्वारा ही 734 ईस्वी में चित्तौड़ के मौर्य शासक मानमोरी को पराजित किया गया था। क्या ये बात क्लियर हो गई? कि हाँ या ना का जवाब साझा करिएगा। बस मेरे दोस्त, यही बात आप लोगों को जाननी चाहिए। आगे बढ़े मेरे दोस्त, उसके पहले कुछ बातें आप सभी प्यारे साथियों के साथ कर लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। देखिएगा मेरे दोस्त, इस समय चल रहा है हमारे राजस्थान में, पूरे भारतवर्ष में एक बहुत जबरदस्त त्योहार का माहौल है इस समय। नवरात्रि चल रही है, रामलीला रामनवमी चल रही है, और इसके अलावा दशहरे का पावन पर्व है। इस पावन पर्व के अवसर पर काव्य क्लासेस कोटा अपने सभी ऑनलाइन डिजिटल कोर्सेज पर लेकर आया है 90% तक का डिस्काउंट। बिल्कुल सही सुना, 3 से लेकर 13 अक्टूबर तक हिंदी फर्स्ट ग्रेड और इतिहास फर्स्ट ग्रेड के साथ 20 से ज्यादा ऑनलाइन डिजिटल कोर्सेज पर काव्य क्लासेस कोटा आपको दे रहा है 90% डिस्काउंट। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, 90% तक का डिस्काउंट ऑफर है। कब से कब तक? 3 से लेकर के 13 अक्टूबर सन 2024 तक। कहाँ मिलेगा यह डिस्काउंट? यह डिस्काउंट आपको मिलेगा काव्य क्लासेस कोटा के मोबाइल एप्लीकेशन पर। मेरे दोस्त, देर मत करना, क्योंकि हमारा सपना है कि हर घर सरकारी नौकरी होना चाहिए। हमारे डायरेक्टर साहब डॉक्टर मनोज जैन सर ने यह सपना देखा है। इस सपने को पूरे करने की जिम्मेदारी काव्य क्लासेस कोटा लेता है, और वह चाहता है कि आप भी करें अपने सपनों को साकार। तो जुड़िए हमारे साथ, हम करेंगे अपने सपनों को साकार। काव्य क्लासेस कोटा, 20 से ज्यादा डिजिटल कोर्सेज यहाँ पर अवेलेबल हैं। तो आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करिएगा काव्य क्लासेस कोटा का मोबाइल एप्लीकेशन। क्लियर? चलो जी, अगला प्रश्न देखिए। ग्वालियर अभिलेख, बहुत जबरदस्त बेहतरीन प्रश्न है। ग्वालियर अभिलेख में मलेच्छों का नाशक किसे कहा गया है? विग्रहराज, विमल शाह, नागभट्ट, मिहिर भोज? अनुत्तरित प्रश्न है। देखिए, ग्वालियर अभिलेख कह लीजिए या मूल रूप से ग्वालियर प्रशस्ति कह लीजिए, यह गुर्जर प्रतिहार शासक भोज प्रथम या मिहिर भोज के समय लिखी गई थी, संस्कृत भाषा में है यह। इसे हम क्या कह सकते हैं जी? इसे हम कह सकते हैं ग्वालियर प्रशस्ति। क्लियर हो गई? किस भाषा में है? संस्कृत भाषा में है, और किसके समय लिखी गई है? यह भोज प्रथम मिहिर भोज के समय लिखी गई है, और इसमें मलेच्छों का नाशक किसे कहा गया है? नागभट्ट को कहा गया है। इसके लिए ही एक शब्द का प्रयोग किया गया है, नारायण। मलेच्छ कौन होते हैं जी? मलेच्छ होते हैं जो आक्रमणकारी होते हैं, अरब आक्रमणकारी, उनके लिए यह शब्द का प्रयोग किया गया है। क्लियर? चलिए, इसके बाद हम अगला महत्वपूर्ण प्रश्न आप सभी के लिए रख रहे हैं। एक ऐसा प्रश्न जिसमें कहा गया है कि जो हमारे प्रतिहार हैं यह राम के भाई लक्ष्मण की संतान है। घटियाला, जोधपुर, ग्वालियर, दौलतपुर? अनुत्तरित प्रश्न है। बताओ, प्रतिहारों को राम के भाई लक्ष्मण की संतान किसने बताया है? सर याद रखिएगा, प्रतिहारों को, गुर्जर प्रतिहारों को राम के भाई लक्ष्मण का वंशज कहने वाला, अर्थात सूर्यवंशी है कहने वाला कोई और नहीं, ग्वालियर अभिलेख है। ग्वालियर अभिलेख जो है यह आपके मिहिर भोज के समय का है। क्लियर? चलो, पाशुपत संप्रदाय से संबंधित गुरु विश्वरूप का उल्लेख, गुरु विश्वरूप का उल्लेख, हर्ष पर्वत शिलालेख 975, रणकपुर प्रशस्ति 1439, बिजोलिया अभिलेख 1170, शारणेश्वर प्रशस्ति 953? अनुत्तरित प्रश्न है। पाशुपत संप्रदाय जो है ना, यह मूल रूप से भगवान शिव से जुड़ा हुआ है। ठीक है, इसके गुरु हुए हैं विश्वरूप। इनका उल्लेख हमें कौन से शिलालेख में मिलता है? बताइएगा। चलिए, यह है हर्ष पर्वत का शिलालेख, जो मूल रूप से 975 ईस्वी का है।
चौहान शासक हुआ है उसके द्वारा इसको उत्कीर्ण करवाया गया था, नाम था विग्रहराज द्वितीय। क्लियर हो गई। पाशुपत संप्रदाय के बारे में जानकारी मिलता है, वागड़ क्षेत्र को वारकट कहा गया है और संस्कृत भाषा में। ठीक है, भाषा क्या है? संस्कृत है। और इसमें जो वागड़ प्रदेश होता है इसके लिए जिस शब्द का प्रयोग किया गया वो होता है वारकट। क्लियर हो गई। और कुछ किताबों में से वारगट भी कहा गया है। क्लियर, वागड़ कह लीजिए या वाकट कह लीजिए या वारगट कह लीजिए। ठीक है, इसके अलावा इसमें किसकी जानकारी मिलती है? चौहानों का भी उल्लेख आया है। अगला, नाथ प्रशस्ति राजस्थान की किस रियासत से संबंधित है? मारवाड़ से, जयपुर से, मेवाड़ से, जैसलमेर से? अनुत्तरित प्रश्न है, बताएं साहब। नाथ प्रशस्ति, एकलिंग जी की नाथ प्रशस्ति 971 ईस्वी में है। आम्र कवि के द्वारा यह रचना की गई थी, इसकी यह बात याद रखना। चलिए, कब की है सर? 971 ईस्वी की है। किसने लिखी थी? यह लिखी थी आम्र कवि ने। और एकलिंग जी की नाथ प्रशस्ति, ठीक है, यह मेवाड़ के नाम से आती है। हाँ या ना का जवाब जरूर साझा करिएगा। मेरे दोस्त, कहा जाता है एकलिंग जी की जो यह नाथ प्रशस्ति है इसमें क्या कहा जाता है कि मेवाड़ का इतिहास बड़ा गजब का है। ठीक है, इसमें वेदांग मुनि या पाशुपत योग साधना करने वाले कुशिक ऋषि का भी इसमें वर्णन आया है। एकलिंग जी के मंदिर के बारे में बात करना चाहें तो बप्पा रावल के द्वारा यह बनवाया गया था। और बप्पा रावल ने जब एकलिंग जी का मंदिर बनाया तभी यह प्रतिज्ञा ली थी कि जो मेवाड़ के राजा रहेंगे वो अपने आप को एकलिंग जी का दीवान कहेंगे। तभी तो महाराणा प्रताप के बारे में आपने कहावत सुनी होगी, एकलिंग जी का दीवान कटे है, नीला घोड़ा रो अस्वार कटे है। मुझे पूरे गाना वाना नहीं आता है जी, मैं तो केवल आपको एक पंक्तियां बोल करके सुना रहा हूं। क्या ये बात क्लियर हो गई? तो इसलिए यह हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है। और एकलिंग जी के मंदिर के चारों तरफ जो परकोटा बना हुआ है ना, वह रायमल ने बनाया था। रायमल वही है जो कुंभा का बेटा था। 1453 ईस्वी में जब आवल भावल की संधि हुई थी तो संधि के तहत, याद करिए, राव जोधा जो मारवाड़ का था उसने अपनी बेटी श्रृंगार देवी का विवाह किसके साथ किया था? रायमल के साथ किया था। क्लियर बात? तो ये चीजें थोड़ा सा आप लोग याद रखिएगा। अगला, घटियाला प्राकृत अभिलेख किस शासक के समय का है? प्रतिहार कक्कुक, प्रतिहार भोज प्रथम, प्रतिहार वसराज, प्रतिहार नागभट्ट? अनुत्तरित प्रश्न। देखो, घटियाला जो अभिलेख है ना, मूल रूप से यह 861 ईस्वी का है। और यह हमें गुर्जर प्रतिहार वंश की जानकारी उपलब्ध करवाता है। किसकी जानकारी उपलब्ध करवाता है जी? गुर्जर प्रतिहार वंश की जानकारी उपलब्ध करवाता है। और यह प्रतिहार शासक कक्कुक के समय का है। किसके समय का है? याद रखिएगा, प्रतिहार शासक कक्कुक के समय का है। क्लियर? चलो जी, निम्नलिखित में से कौन सा मंडोर के प्रतिहारों के इतिहास की जानकारी देता है? संभोली अभिलेख, बीजापुर अभिलेख, गटियाला अभिलेख, अर्थुना अभिलेख? इनमें अनुत्तरित प्रश्न है। मंडोर के प्रतिहारों की जानकारी बताओ भाई, कौन देता है? एक बहुत बढ़िया प्रश्न है कि मंडोर के प्रतिहारों की जानकारी। याद रखना, यह आपके घटियाला शिलालेख मंडोर के प्रतिहारों की जानकारी हमें उपलब्ध करवाते हैं। क्लियर हो गई? चलो अगला प्रश्न देखिए, किस अभिलेख में गुर्जर प्रतिहारों को लक्ष्मण का वंशज बताया गया है? थोड़ी देर पहले चर्चा की थी ग्वालियर प्रशस्ति। ग्वालियर प्रशस्ति किसके समय की है? याद रखना, मिहिर भोज के समय की है। क्लियर हो गई? सर, इसी में जो नागभट्ट है, इस नागभट्ट को क्या कहा गया है? इसी को कहा गया है नारायण। और इसी नागभट्ट को क्या कहा गया है? याद रखना, मलेच्छों का नाशक कहा गया है। क्लियर? चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा शिलालेख है जो प्रतिहारों का इतिहास बताता है?
बहुत बढ़िया प्रश्न है। मंडोर, नानसा, यूप, स्तंभ अभिलेख, कोशुंडी शिलालेख, बिजोलिया शिलालेख, अनुत्तरित प्रश्न है। बताओ भाई साहब। एक ऐसा शिलालेख जो मूल रूप से हमें प्रतिहारों का इतिहास बताता है। बताओ सर, मूल रूप से प्रतिहारों का इतिहास मंडोर शिलालेख बताता है। मंडोर शिलालेख 837 ईस्वी का है और यह शिलालेख जो है एक प्रतिहार शासक हुआ बाउक। इस बाउक ने विष्णु मंदिर में यह शिलालेख लगवाया था, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? तो याद रखिएगा, इसे बाउक प्रशस्ति कहा जाता है या इसे विष्णु मंदिर प्रशस्ति कहा जाता है। बताओ क्या कहा जाता है? विष्णु मंदिर प्रशस्ति कहा जाता है। क्लियर हो गई सर? बाउक शिलालेख। सर, इसी मंडोर शिलालेख में हमें गुर्जर प्रतिहारों की जो है वंशावली का भी पता चलता है। किसका पता चलता है? तो मेरे दोस्त याद रखिएगा जी, गुर्जर प्रतिहारों की वंशावली की जानकारी भी मिलती है। ब्रोच गुर्जर नामक एक ताम्रपत्र के आधार पर राजपूतों को यूची जाति का वंशज मानते हुए जो इनका संबंध है वह कुषाणों से किसने जोड़ा है? ब्रोच गुर्जर नाम का एक ताम्रपत्र है, उसके आधार पर राजपूतों को मूल रूप से यूची जाति की संतान बताया गया है। बड़ा प्रश्न यह है कि इनका संबंध यूची जाति की संतान बताते हुए किससे किसने जोड़ा है? जॉर्ज थॉमस, डॉक्टर भंडारकर, कनिंगम, कानून गो, अनुत्तरित प्रश्न है। बताइए मेरे दोस्त। जब भी अगर बात कर ली जाए ना यूची जाति की, तो भाई साहब एक ही नाम आता है, डेट इज कनिंगम। ठीक है, ये रहा कनिंगम। और ये ब्रोच गुर्जर ताम्रपत्र अभिलेख कब का है? तो यह 978 ईस्वी का है। क्या ये बात क्लियर हो गई? कब का है? तो यह 978 ईस्वी का है। क्या है? ब्रोच गुर्जर ताम्रपत्र अभिलेख है। और इसी के आधार पर राजपूतों को यूची जाति की संतान बताने वाला कौन है? याद रखना, अलेक्जेंडर कनिंगम है। क्या ये बात क्लियर हो गई? कैसी लगी क्लास हमें जरूर बताइएगा। इंडिविजुअल कोर्स के लिए आप चंदू सर की क्लास मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा। बाकी इस समय काव्य क्लासेस कोटा के मोबाइल एप्लीकेशन पर मेरे दोस्त 90% तक का डिस्काउंट चल रहा है, आप इसे जरूर फॉलो करें। नवरात्रि, रामनवमी और दशहरा के अवसर पर एक विशेष ऑफर है। सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर 3 अक्टूबर से लेकर 13 अक्टूबर तक यह ऑफर चल रहा है। ऑनलाइन कोर्स के लिए क्यूआर कोड स्कैन कर सकते हैं, काव्य क्लासेस कोटा का मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। और किसी भी प्रकार की अगर आप समस्या का सामना करते हैं तो आप हमारी हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, डेट इज 9460122225, या आप हमें 8802060952 पर भी बात कर सकते हैं। क्लियर हो गई? तो बहुत बहुत आभार आप सभी का, धन्यवाद। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक करिएगा, आपके द्वारा किया गया सब्सक्राइब कर और आपके द्वारा किया गया वीडियो लाइक हमारी हौसला अफजाई करता है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।